Hello everyone. Today we will start the NCERT class 11th polity book, that is Indian Constitution at Work. So, the first chapter is Constitution, why and how. तो जैसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन का नाम सुनते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को रिलेटेड बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में अराइज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी सोसाइटी के लिए करता क्या है, क्यों यूज़फुल है ये हमारी सोसाइटी के लिए, क्यों हर कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑलमोस्ट हर कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। हाउ कॉन्स्टिट्यूशंस गवर्न द एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी, कैसे सोसाइटी में पावर एलोकेट होगी, किसके पास पावर होगी, कौन रूल्स बनाएगा, ये सब डिसाइड करने वाला कौन है, ये सब कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इतना सब कुछ देखा, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है, क्या बिना कॉन्स्टिट्यूशन की कंट्री नहीं चल सकती, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे क्या फंक्शंस हैं, क्या काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री। ओके, तो सबसे फर्स्ट जो है आपका कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, व्हाट डज अ कॉन्स्टिट्यूशन मीन। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ऐसी बॉडी है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, जो हमें ये बताती है कि एक स्टेट या एक कंट्री को कैसे चलना है, कैसे उसका काम चलेगा, कैसे कंट्री में कैसा अरेंजमेंट होगा, किस तरीके की गवर्नमेंट होगी। तो ये बेसिक जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, दीज आर डिसाइडेड बाय या दीज आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब हम इसके जो नीड्स हैं उसी से उसके फंक्शंस देख लेंगे कि हमारी किसी भी कंट्री की क्या नीड थी, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी, और फिर क्यों हमने उसी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन निकल कर आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की नीड को समझने के लिए आप एक समझिए, जैसे कंट्री है, कंट्री इज़ जस्ट लाइक अ ग्रुपिंग। एक कोई ग्रुप है, ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के, उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं कई बात को लेकर, बट फिर भी वो लोग एक ग्रुप में है। अब वो ग्रुप्स को सस्टेन करना है, उसको चलाए रखना है, उसको कोऑर्डिनेट करना है। तो अब उस ग्रुप को कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आप कुछ रूल्स बना दीजिए, उस रूल्स को कुछ बेसिक रूल्स बना दीजिए, और उस रूल्स को सब कोई फॉलो करेगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट उसमें कोऑर्डिनेशन आ जाएगा। सेम थिंग इज़ विद अ कंट्री, कि कंट्री में जब इतने सारे लोग हैं, और फॉर लाइक द कंट्री लाइक इंडिया, तो इंडिया में ऐसे डाइवर्सिटी के बहुत सारे लोग होते हैं, उन सबको साथ में रखने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए हमने कुछ बेसिक रूल्स बनाए दैट आर अप्लाइड फॉर ऑल। और ये रूल्स भी कैसे हों, लीगली इन्फोर्सिबल हो। लीगली इन्फोर्सिबल का मतलब है कि वो बाइंडिंग है, आप अगर उनको फॉलो नहीं करेंगे यू हैव टू फेस द पनिशमेंट। तो जब इस तरीके के रूल्स होंगे, अगर हम उसको लीगली इन्फोर्सिबल नहीं करेंगे तो लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे, लोग उसको ब्रेक कर सकते हैं। इसी वजह से आपका कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट फंक्शन क्या है, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट मेंबर ऑफ सोसाइटी। कुछ ऐसे फंक्शंस, तो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट फंक्शन है कि कुछ ऐसे बेसिक रूल्स को प्रोवाइड करना। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं, अ बुक ऑफ बेसिक रूल्स, कि कैसे हमारी कंट्री या सोसाइटी चलेगी, कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, ये सब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन है। नेक्स्ट जो नीड थी वो क्या थी, कि अब एक ग्रुप तो है, ग्रुप में अब रूल्स कौन डिसाइड करेगा। हमने बोला कि हमें रूल्स चाहिए, अब ये रूल्स डिसाइड करने वाली बॉडी कौन हो, कौन डिसीजन मेकिंग, किसके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स होंगी। तो यही सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि किसके पास पावर, किसके पास कौन है जो इस पावर को एलोकेट करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड फंक्शन क्या है, इज़ टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी में डिसीजंस लेने की पावर किसके पास है। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, ये भी बताता है कि किसी कंट्री की गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कैसे वो रूल करेगी, कैसे। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें मेंशन कर रखा है कि हमारे इंडिया की पार्लियामेंट जो है उसके पास ये पावर है कि वो लॉज बनाएगी, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करेगी, जुडिशरी जो है वो चेक करेगी, उसमें बैलेंस मेंटेन करेगी, जस्टिस प्रोवाइड करेगी। तो हर किसके पास कितनी पावर होगी उसको अलोकेट करने का काम इज़ मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड है, अब हमने किसी पर्सन को पावर दे दी, तो क्या वो पावर लिमिटलेस है। ऐसे ही ग्रुप को हमने अपनी गवर्नमेंट को पावर दे दी कि गवर्नमेंट के पास पावर है एलोकेट करने की, पावर्स को, डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं, तो क्या ये लिमिटलेस हो जाएंगी, नहीं। तो इन पावर्स को लिमिट करने के लिए, इन पर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स मेंशन है. कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ प्रोवाइड्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीजन्स एंड दीज फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी ट्रेस्पाइज्ड बाय गवर्नमेंट इटसेल्फ. मतलब इसको गवर्नमेंट भी इन फंडामेंटल राइट्स को जो सिटीजन्स को प्रोवाइडेड है उसको इग्नोर नहीं कर सकती है. वो कुछ ऐसे रूल्स या ऐसे लॉज नहीं बना सकती है जो इन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करें. तो ये थ्रू फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने जो गवर्नमेंट की पावर्स थी उस पर लिमिट लगा दी. ठीक है, ताकि वो आर्बिट्री डिसीजंस ना ले सके, सोच समझ के डिसीजंस ले ताकि हर पर्सन का वेलफेयर हो. अब नेक्स्ट जो नीड थी वो थी कि कॉन्स्टिट्यूशन या हमारी जो गवर्नमेंट है वो ऐसे काम करे जिससे लोगों की या सोसाइटी की जो एस्पिरेशंस हैं वो फुलफ़िल हों. अब सोसाइटी की एस्पिरेशंस और गोल्स को फुलफ़िल करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि गवर्नमेंट ऐसे वेलफेयर मेजर्स, ऐसे मेजर्स फॉलो करेगी जो लोगों के लिए पॉजिटिव हों. सो द फोर्थ फंक्शन इज़ टू एनेबल द गवर्नमेंट to fulfill the aspirations of a society and to create conditions for a just society. कि एक ऐसी सोसाइटी बने मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट को इनेबल करा जाए कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जिससे वो ऐसे फंक्शंस करे जिससे सोसाइटी के एस्पिरेशंस को फुलफ़िल किया जा सके और सबके लिए एक जस्ट सोसाइटी जिसमें जस्टिस प्रोवाइड हो हर पर्सन को इक्वली. दैट वुड बी थ्रू दैट इज़ रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है वो डिस्कस करा, कॉन्स्टिट्यूशन की हमें क्यों नीड थी वो डिस्कस करा, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फंक्शंस हैं वो डिस्कस करा. अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफ़ेक्टिव है, कैसे हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को इफ़ेक्टिव बनाया, कैसे ये सही से जस्टिस दे रहा है, मतलब कैसे ये सभी के लिए ठीक है. अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिससे ये इफ़ेक्टिव है, कौन इसे इफ़ेक्टिव बनाता है और कैसे लोगों की लाइफ्स पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है. तो सबसे पहली चीज़ आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इफ़ेक्टिव बनाने वाले ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ताकि हर कोई उसको फॉलो करे. तो पहली चीज़ आता है मोड ऑफ प्रोमलगेशन, सेकेंड इज़ द सब्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन और थर्ड इज़ बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइंस. यानी कि 3 चीज़ें हैं, ऐसे 3 फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अपनी इफ़ेक्टिवनेस को इंश्योर करता है. पहला मोड ऑफ प्रोमलगेशन, सेकेंड सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन और थर्ड इज़ बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन. अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर दीज. तो पहला है मोड ऑफ प्रोमलगेशन. तो जब भी हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तो हमारे ये चीज़ क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया, किसने बनाया इसको और जिन लोगों ने इसको बनाया उनके पास क्या अथॉरिटी थी, कहाँ से उनको अथॉरिटी मिली, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से अपनी अथॉरिटी लेता है. तो ये सारे क्वेश्चंस के इन्हीं क्वेश्चंस जो लोग बनाते हैं कैसे कॉन्स्टिट्यूशन आया, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी देने वाले लोग खुद उस कंट्री के सिटीजन्स हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्टिव होगा. तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इज़ आफ्टर मैथ ऑफ पॉपुलर नेशनल मूवमेंट्स. इट मीन्स कि जो नेशनल स्ट्रगल, जो फ्रीडम स्ट्रगल था इंडिया का, उसी प्रोसेस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन निकल कर आता है और इसको फॉर्मली बनाया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में. ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हमारे ही जो नेशनल लीडर्स थे, जो पॉपुलर लीडर्स थे, वो लोग सब इसके मेंबर्स थे. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कहाँ से पावर लेता है, कहाँ से बना है, इसको लोगों ने बनाया. ऐसे लोगों ने जिन लोगों पर जिनके ऊपर पब्लिक क्रेडिबिलिटी थी. पब्लिक क्रेडिबिलिटी का मतलब जिस पर लोग विश्वास करते थे. ऐसे लोग जिनके पास एक कैपेसिटी थी कि वो नेगोशिएट कर सके कि कौन कौन से प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होने चाहिए. उन लोगों के पास पूरी इतना राइट था कि सोसाइटी को कमांड कर सकें और सोसाइटी में लोगों की बहुत रिस्पेक्ट थी. तो लोग ही एक तरीके से लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कभी रेफरेंडम नहीं हुआ. अगर हम लोग पर कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रूल्स बनाए हैं, जो भी लॉज हैं, वो किस पर लागू होंगे, वो हम ही लोगों पर लागू होंगे किसी कंट्री पर. तो क्या उस कंट्री के सिटीजन्स ने उसको अप्रूव करा है, क्या वो कंट्री के सिटीजन्स उसको अथॉरिटी दे रहे हैं. तो ये अथॉरिटी कब मिलेगी, अगर रेफरेंडम होता. लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंडम नहीं हुआ. तो फिर कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स लोग फॉलो करेंगे या कैसे लोग उसको इफेक्टिव मानेंगे, कैसे लोग उसको क्यों फॉलो करेंगे. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको फ्रेम करने वाले जो मेंबर्स हैं, जो फ्रेमर्स हैं, वो सब पॉपुलर लीडर्स हैं जिनको लोगों के ही रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है और लोगों ने ही उनको अथॉरिटी दी है. इसी वजह से हम कहते हैं द अथॉरिटी ऑफ द पीपल
जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लोगों ने अथॉरिटी दी है, लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट करा है, और इसी अथॉरिटी जो लोगों ने इनेक्ट करा है, इसी वजह से ये जो आगे इतना सक्सेसफुल हो पाता है। ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन कितना सक्सेसफुल होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको बनाने वाले कौन है और उस कॉन्स्टिट्यूशन का अथॉरिटी किसने दी है। ये बात हमारे प्रीएम्बल में भी डिस्कस्ड है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम लोग जो इंडिया के लोग हैं, इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है और हम लोगों ने इसको अथॉरिटी दी है इन रूल्स को बनाने की। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ प्रोविजन, सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिसकी वजह से लोग उसको फॉलो करें। जब तक उस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर इक्वल प्रोविज़न है, हर किसी के लिए इक्वल प्रोविज़न है, तो लोग उसको फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट इज, इट इज़ द हॉलमार्क ऑफ अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट गिव्स एवरीवन इन सोसाइटी सम रीज़न टू गो अलॉन्ग विद इट्स प्रोविजन। ये एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन का एक हॉलमार्क है, मतलब उसका एक सिंबल है, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल कहला सकता है अगर वो हर किसी को, सोसाइटी के हर मेंबर को एक रीज़न दे कि वो उसको फॉलो करें। हम क्यों फॉलो करें कॉन्स्टिट्यूशन को? कॉन्स्टिट्यूशन को हम फॉलो तब करेंगे जब वो हमारे राइट्स को सेफगार्ड करेगा, हमें कुछ राइट्स देगा, हमारी जो एस्पिरेशंस हैं उसको फुलफ़िल करेगा। तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, तभी लोग उसको फॉलो करेंगे, तभी वो इफेक्टिव हो पाएगा। सेकेंड इज़, द मोर अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व्स द फ्रीडम एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल इट्स सिटीजन्स ऑफ ऑल इट्स मेंबर। तो कॉन्स्टिट्यूशन उतना ही सक्सेसफुल कहलाया जाएगा जितना वो लोगों की फ्रीडम को और जितना लोगों की इक्वलिटी को वो सेफगार्ड करने की कोशिश करेगा। एक कॉन्स्टिट्यूशन तभी सक्सेसफुल कहा जाएगा जब वो अपने सोसाइटी के सारे मेंबर्स को इक्वली ट्रीट करेगा, जब वो सबको इक्वल फ्रीडम प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज़ बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या एक पर्टिकुलर पर्सन को या पर्टिकुलर ग्रुप को पावर दे दिया? नहीं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर को फ्रेगमेंट करता है और पावर को उसने इंटेलिजेंटली अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है। कोई एक सिंगल ग्रुप में नहीं कर रखा है ताकि कोई सिंगल ग्रुप की मोनोपोली ना हो। नो सिंगल इंस्टीट्यूशन एक्वायर्स मोनोपोली ऑफ पावर, ताकि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन ना हो जिसके पास मोनोपोली हो जाए और वो एर्बिट्रेटरी या और रूल करने लगे। और डेमोक्रेसी का मीन्स ये है कि लोग रूल करेंगे, कोई आर्बिट्रेटरी रूल नहीं कर सकता। तो इस बात को इंश्योर करने के लिए कोई एक सिंगल इंस्टीट्यूशन को मोनोपोली नहीं दी गई है। बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और बहुत अलग अलग स्टैट्यूटरी और इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं जो अपने अलग अलग फंक्शंस करती हैं और सब इंश्योर करती हैं कि कोई भी अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर सके। और यही कहलाता है चेक्स एंड बैलेंस। जब अलग अलग इंस्टीट्यूशन साथ में मिलकर काम कर रही हैं और हर इंस्टीट्यूशन कोशिश करती है कि दूसरा जो है दूसरे को चेक करना, दूसरे को बैलेंस करना, कि कोई भी इंस्टीट्यूशन अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर सके। तो ये जो चेक्स एंड बैलेंस का फीचर है, ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ये एक बहुत राइट बैलेंस्ड मेंटेन करा हुआ है वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स के बीच में। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पुरानी जो बेसिक वैल्यूज़ हैं उसको प्रिजर्व किया गया है और इतना फ्लेक्सिबल भी बनाया गया ताकि अगर इन फ्यूचर कोई नीड्स आती हैं, कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं जब हमें इसके कुछ प्रोविजंस को चेंज करना पड़े तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट स्ट्राइक्स द राइट बैलेंस बिटवीन प्रिजर्विंग कोर वैल्यूज़ एंड अडेप्टिंग देम टू न्यू सर्कमस्टेंसेज। एक राइट बैलेंस मेंटेन किया गया ताकि जो कोर वैल्यूज़ हैं, जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, जैसे कि इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इंडिया सेकुलर कंट्री है, इंडिया रिपब्लिक कंट्री है। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हम इंडिया के जो बेसिक वैल्यूज़ हैं उसको हम नहीं चेंज कर सकते। बट अगर इन फ्यूचर कुछ सर्कमस्टेंसेज आते हैं जहाँ पे हमें कुछ प्रोविजंस चेंज करने पड़े तो हम अमेंडमेंट के थ्रू उसको चेंज कर सकते हैं। इसी वजह से हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट इसका मतलब कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इवॉल्व हो रहा है। जैसे हम इवॉल्व होते हैं, हम लिविंग हैं, धीरे धीरे हम टाइम के साथ हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। दैट्स सेम इज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टाइम के साथ वो चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है अकॉर्डिंग टू नीड्स। हम उसमें अमेंडमेंट भी करते हैं, बट हाँ, उसकी बेसिक वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। आज हम यहीं फिनिश करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, अच्छे से समझ में आया होगा। We will cover the next part of this chapter in next video. Okay, so thank you for today.